हेलो बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग 11 चैप्टर मैग्नेटिक मटेरियल्स का हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल आपके सामने आपके स्क्रीन पे देखो। अ शॉर्ट बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 700 गॉस। एक बार मैग्नेट है, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है, 700 गॉस है। नाउ सी 700 गॉस आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है। सो बी इज इक्वल टू 700 गॉस। देखो यहाँ पे गॉस मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, उसको हम एसआई यूनिट टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे। और कन्वर्जन क्या होता है, 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। तो इसका मतलब गॉस से टेस्ला में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻⁴ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 0 यहाँ से हटाओगे तो इसका भी -2 पार्ट हट जाएगा, तो 10⁻⁻² टेस्ला में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड में शॉर्ट बार मैग्नेट रखा हुआ है। व्हेन इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे रखा हो, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका मैग्नेट है। मैग्नेट ये साउथ और नॉर्थ यहाँ पे, और ये मैग्नेट का एक्सिस है। तो मैग्नेट का एक्सिस जो होता है उसके अलोंग साउथ टू नॉर्थ इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो एक्सिस के पैरेलल होता है, या और साउथ से लेकर नॉर्थ की ओर डायरेक्टेड होता है। तो एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल इन्होंने बोला है कि 30 डिग्री है। तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, और यही 30 डिग्री एंगल अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का भी होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, एक्सिस और मैग्नेटिक मोमेंट। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे हो गया 30 डिग्री। इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ 0.014 न्यूटन। तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है 0.014 न्यूटन मीटर। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी मैग्नेट को रखोगे तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। ठीक है। उस टॉर्क का वैल्यू यहाँ पे देके रखा हुआ है, और आपको बोला है मैग्नेटिक मोमेंट ढूंढना है मैग्नेट का। तो पहली चीज ये, तो मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेट का ढूंढना है, एंड द वर्क डन इन मूविंग इट फ्रॉम मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन। और आपको वर्क डन ढूंढना है, वर्क डन ढूंढना है उसको रोटेट करने के लिए, कहाँ से कहाँ तक। तो देखो इसको मोस्ट स्टेबल से मोस्ट अनस्टेबल तक रोटेट करना है। मोस्ट स्टेबल पोजीशन में आपका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो मिनिमम होता है, और हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है। तो थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो ये मोस्ट स्टेबल होगा। मोस्ट स्टेबल होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। मोस्ट स्टेबल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा इस केस में। ठीक है। तो इनिशियल एंगल थीटा नॉट का वैल्यू 0 डिग्री होगा, और थीटा का वैल्यू उसको मोस्ट अनस्टेबल तक रोटेट करना है 180 डिग्री। मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन पे थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होता है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपका मैक्सिमम होता है इस केस में। चलिए, तो सबसे पहले तो भाई आपको म्यू ढूंढना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो टॉर्क के फॉर्मूले से आ जाएगा, क्योंकि टॉर्क आपको देखे रखा हुआ है। तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है म्यू बी साइन थीटा। वैल्यूज डालो, निकाल लो। टॉर्क का वैल्यू यहाँ पे देके रखा हुआ है आपका 0.014। म्यू आपको ढूंढना है, बी का वैल्यू 7 × 10⁻² है। 7 × 10⁻² दिख रहा है आपको यहाँ पे। और थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री आपका हो जाएगा 1/2। तो ये आपका जाएगा 7 1 7, 7 0.002, 7 2 40। तो म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ। देखो 0.002, इसको 2 × 10⁻³ लिख सकते हैं। 0.002 को आप 2 × 10⁻³ लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल 3 डेसिमल आगे जाएगा तो 10⁻³ आ जाएगा, इज इक्वल टू म्यू × 10⁻² आ जाएगा यहाँ पे। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो ये 2 यहाँ आने के बाद 4 हो जाएगा। 4 10⁻³ × 10⁻1 हो जाएगा, और ये म्यू आ गया। मतलब म्यू का वैल्यू 0.4 आ जाएगा, 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। बोलिए, समझ में आया। अब आगे आपको क्या करना है, वर्क डन ढूंढना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला लगा लो। वर्क डन का फॉर्मूला होता है म्यू × बी कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। देखो आपके टेक्स्ट बुक में म्यू की जगह पे स्मॉल m लिखा हुआ है, पर मैंने आपको जो पढ़ा है उसमें मैंने म्यू ही यूज़ किया है, तो आप भी म्यू ही यूज़ करोगे, समझे।
तो म्यू का वैल्यू तो यहाँ पे आ गया भाई 0.4, और बी आपको दे के रखा है 7 इंटू 10⁻², पहले से ही दिया हुआ है 7 इंटू 10⁻²। कॉस थीटा नॉट में थीटा नॉट का वैल्यू 0 डिग्री और कॉस 180 डिग्री, यही है ना। तो कॉस 0 डिग्री कॉस 180 डिग्री, 7 4 से 28, ये हो जाएगा 2.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², और ब्रैकेट में cos 0 1 होता है, cos 180 डिग्री -1 होता है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 28 2 से 56 ना, तो ये 5.6 हो जाएगा इंटू 10⁻² जूल। ये आपका आंसर आ गया 5.6 इंटू 10⁻²। इसको आप 10⁻² मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.056 आ जाएगा। बाकी आप यहाँ पे भी छोड़ोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द वर्क डन फॉर रोटेटिंग अ मैग्नेट विथ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m थ्रू 90 डिग्री फ्रॉम इट्स मैग्नेटिक मेरिडियन। अब देखो मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है, इसका मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन पे आपका मैग्नेटिक फील्ड और जो आपका मैग्नेट होता है या मैग्नेटिक मोमेंट होता है, उन दोनों के बीच में एंगल 0 होता है। तो इसका मतलब इनिशियल एंगल यहाँ पे आपको 0 देके रखा हुआ है। मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब उस पोजीशन पे आपका मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है मैग्नेट का, उन दोनों के बीच में 0 एंगल बनता है। तो अब द वर्क डन फॉर रोटेटिंग अ मैग्नेट विथ मैग्नेटिक मोमेंट m थ्रू 90 डिग्री फ्रॉम इट्स मैग्नेटिक मेरिडियन इज n टाइम्स द वर्क डन टू रोटेट इट थ्रू 60 डिग्री। अब यहाँ पे 2 वर्क डन किया गया है। मैग्नेटिक मेरिडियन से पहले तो 90 डिग्री पे वर्क डन किया गया रोटेट करके, फिर उसके बाद वही मैग्नेटिक मेरिडियन से 60 डिग्री पे आपका रोटेट करके वर्क डन किया गया है। दोनों वर्क डन में रिलेशन दिया है कि पहला वाला वर्क डन इज n टाइम्स ऑफ दूसरा वाला वर्क डन। तो पहले तो दोनों वर्क डन ढूंढ लेते हैं। तो पहले केस में क्या था बताओ? पहले केस में मेरिडियन से फाइनल एंगल 90 डिग्री तक रोटेट किया गया है। इस केस में जो वर्क डन आएगा W1 वो क्या आ जाएगा? म्यू भी आएगा, पर म्यू की जगह पे इन्होंने अब m लिख के दिया हुआ है, तो अब लिख के दिया है तो आपको m ही यूज करना पड़ेगा। m b cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे m क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। मैं उसको म्यू लिखता हूँ, यहाँ पे m लिखा हुआ है, उन्होंने दिया हुआ है, तो आपको m ही यूज करना पड़ेगा। दैट इज इक्वल टू m इंटू बी cos 0 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री। अब cos 0 डिग्री कितना होता है बताओ? cos 0 डिग्री 1 होता है, माइनस 0 cos 90 डिग्री 0 होता है। तो ये हो गया आपका एम बी, दैट इज इक्वल टू, ये फर्स्ट वर्क डन हो गया। अब सेकेंड केस में उन्होंने क्या बोला? वर्क डन टू रोटेट इट थ्रू 60 डिग्री। वही मेरिडियन से 60 डिग्री पे रोटेट किया गया है, तो इनिशियल एंगल तो यहाँ पे भी 0 डिग्री होगा, पर यहाँ पे फाइनल एंगल इस बार 60 डिग्री होगा। इस बार का वर्क डन आपका W2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी आपका आ जाएगा एम बी कॉस थीटा नॉट मतलब कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो एम बी कॉस 0 डिग्री तो आपका 1 ही होगा, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो ये आपका आ जाएगा एम बी इंटू 1/2 और दैट विल बी एम बी बाई 2। तो ये आपका वर्क डन W2 हो गया। अब उन्होंने क्या बोला है? पहला वाला जो वर्क डन है इज n टाइम्स द वर्क डन टू रोटेट इट थ्रू 60 डिग्री। तो पहला वाला वर्क डन जो है क्या दिया इन्होंने? इट इज n टाइम्स दूसरा वाला वर्क डन। तो W1 और W2 का वैल्यू डाल दो, एम बी बाई 2। तो यहाँ पे आ जाएगा एम बी इज इक्वल टू n टाइम्स एम बी बाई 2, एम बी बाई 2। एम बी क्या है? n का वैल्यू यहाँ पे, ये 2 यहाँ आ जाएगा, 2 आ जाएगा। n का वैल्यू इन्होंने ढूंढने बोला था और वो वैल्यू 2 आ रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैग्नेटिक नीडल इज सस्पेंडेड फ्रीली सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। In order to keep it in the horizontal position, a weight of 0.1 gram is kept on one end of the needle. अब देखो एक्चुअली आपका जो मैग्नेटिक निडल है इसको इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, मैग्नेटिक मेरिडियन में इसको इस तरह से रखा है, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है फिलहाल, और आपका जो अर्थ है उसका वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड इसको पार कर रहा है। ठीक है, तो आप ऐसा समझ लो कि ये आपका मैग्नेटिक निडल है, ये इसका बीच का पोजीशन मान लेते हैं, और मैग्नेटिक निडल का जो भी वेट होगा ये वेट नीचे की ओर इस तरीके से लग रहा होगा।
इसका खुद का वेट होगा, उसके वेट को जो भी है मैं वेट W लिख देता हूँ इसका, और ये आपके हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में अर्थ के इस तरीके से रखा हुआ है, और इसके जो पोल्स है, मान लो ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा, इस पर आपका अर्थ का एग्जैक्टली वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड सीधा सीधा जा रहा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा हुआ है। तो याद रखना मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा हुआ है, इसका मतलब क्या, आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इसके एक्सिस के अलॉन्ग ही होगा। जो आपका हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, वो एक्सिस के अलॉन्ग ही होगा, और वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड सीधा इसके परपेंडिकुलर जाएगा अर्थ के। तो अर्थ का वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड सीधा सीधा ऊपर लग रहा होगा, ये अर्थ का वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बील मान लेते हैं, दिस इज अर्थ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें देखो क्या है, इस पर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, और इसका अब इसको उन्होंने आगे क्या देके रखा हुआ है वो देख लेते हैं। हाँ, in order to keep it in the horizontal position, a weight of 0.1 gram is kept on one end of the needle. इसके एक एंड पे, यहाँ पे लेट्स से इस पर फोर्स लगेगा नीचे की ओर और इस पर लगेगा ऊपर की ओर, मान लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा मास रख दिया है। उस मास का जो वैल्यू है, उस मास का वैल्यू कितना दिया है, 0.1 ग्राम दिया हुआ है। तो 0.1 ग्राम का मतलब होगा 0.1 इंटू 10⁻³ kg, और दैट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻4 kg। इतना मास यहाँ पे रखा हुआ है ताकि ये सस्पेंडेड ही रहे, ऊपर नीचे ना हो जाए। अब ये ऊपर नीचे क्यों होगा पहले वो समझ लेते हैं। तो देखो पहली चीज़ तो ये कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की ओर, साउथ पोल को अर्थ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हमेशा अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा इसको यहाँ पे लगेगा, और नॉर्थ पोल पर हमेशा फोर्स जो होता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगता है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस पर ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे साउथ पोल पर नीचे की ओर फोर्स लगेगा और नॉर्थ पोल पर आपका ऊपर की ओर लगेगा, आपका मैग्नेट घूमने लग जाएगा, उस पर टॉर्क लगेगा। ये मैग्नेटिक टॉर्क जो अर्थ लगाएगा, और ये अर्थ का मैग्नेटिक टॉर्क जो है वो इसको घुमाने लग जाएगा। अब इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, अपना एक टॉर्क जनरेट किया। हमने क्या किया, एक छोटा सा मास यहाँ पे रख के इसका भी टॉर्क जनरेट करवा दिया, और ये टॉर्क उल्टे डायरेक्शन में लग के इसको बैलेंस करवाएगी। अब इस पर जब आप ये रख दोगे तो ये जो मास है ना, ये टॉर्क नीचे की ओर लगाएगा। बाकी देखो ये जो दोनों फोर्सेस है उसको टॉर्क ऊपर की ओर लगा रहा है। तो हमें इतना मास रखना है कि दोनों टॉर्क इक्वल हो जाए। अब देखो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पर फोर्स नीचे लगा रहा है ऐसे, और इस पर ऊपर लगा रहा है, तो मतलब इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो ये टॉर्क ड्यू टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये आपका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क लग रहा है, और यहाँ पे ये जो आपने मास डाल के रखा हुआ है, ये एक्सटर्नल टॉर्क है जो इसके वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। क्योंकि अगर आप इसके ऊपर एक मास डाल दोगे तो ये इसको यहाँ घुमाने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज घुमाने, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। अर्थ का फोर्स ऐसे ऐसे करके इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, देख रहे हो ना। ये मास जैसे डाल दोगे तो आप मान लो इस पर मास रखोगे तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। जब ये दोनों टॉर्क आपस में इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाए, टॉर्क ड्यू टू अर्थ इज इक्वल टू टॉर्क एक्सटर्नल, इस मास का टॉर्क और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क जब दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाए, तब जाके ये वापस बैलेंस हो जाएगा और अपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ही रहेगा। और हमें यही काम करना है। अब मैग्नेटिक, देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। टॉर्क का एक फॉर्मूला जो हमको यहाँ पे यूज करना है वो ये है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पास हो रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जैक्टली बीचों बीच, क्योंकि ये एक्चुअली ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, तो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके बीच से पास हो रहा है, ये वाला पॉइंट। तो ये आपका एक्सिस हो गया। यहाँ पे देखो एक्सिस पे जो फोर्स लगता है वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो क्योंकि इसका खुद का वेट एक्सिस पे लग रहा है तो ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। और हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए या तो ये अर्थ का टॉर्क जो है, ये एफएम टॉर्क है, ये होगा एक, और एक आपका ये जो टॉर्क आपका लग रहा है जो ये मास लगा रहा है, बस ये दोनों टॉर्क को आपको बैलेंस करना है। अब टोटल कितने फोर्सेस है बताओ, 1 2 3, और ये जो मास m आपको दिख रहा है इसका खुद का भी वेट नीचे की ओर होगा, यही टॉर्क लगाएगा।
तो टोटल 4 फोर्सेस है तो 4 टॉर्क लगेंगे। लेकिन आपका जो ये टॉर्क है W वाला, क्योंकि हम इस एक्सिस के अबाउट ही टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये जो है इसका कोई टॉर्क नहीं आएगा, क्योंकि एक्सिस पे लग रहा फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब जैसे मान लो मैं एक फोर्स इसके ऊपर ही लगा दूँ, ये एक्सिस पे ही लगा दूँ फोर्स, तो ये घुमा पाएगा क्या बॉडी को? नहीं घुमा पाएगा, तो इसके वजह से कोई टॉर्क नहीं लगेगा। अब दोनों, ये वाला टॉर्क और ये वाला टॉर्क, दोनों जो अर्थ वाला टॉर्क है, ये दोनों बॉडी को क्लॉकवाइज घुमा रही है, तो ये दोनों अर्थ का टॉर्क हो गया। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स, तो फोर्स यहाँ पे Fm हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या है? मान लो दोनों मैग्नेट के बीच का डिस्टेंस हम लोग L2L मान लेते हैं, मतलब ये भी L मान लेते हैं और ये भी L मान लेते हैं, तो बताओ L आ जाएगा F इंटू L। और उसके बाद ये वाला टॉर्क भी क्या हो जाएगा? Fm, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर L हो गया। दोनों ऐड क्यों होगा बताओ? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है। ये वाला फोर्स जो है ये भी उसको ऐसे ही घुमा रहा है, ये वाला फोर्स ये भी इसको ऐसे ही घुमा रहा है, तो दोनों क्लॉकवाइज ही घुमा रहा है। ये दोनों टॉर्क यहाँ पे लग गए। और एक्सटर्नल टॉर्क ये क्या करेगा बताओ? ये फोर्स कितना लगा रहा है? mg, अब मल्टीप्लाइड बाय L हो जाएगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये भी डिस्टेंस कितना है? L ही है। और ये आप देख सकते हो ये mg जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो ये दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2Fml इज इक्वल टू mgl, L और L हो जाएगा कैंसिल। आपको चाहिए किसका वैल्यू? B का वैल्यू चाहिए। अब मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है? तो इन्होंने देखो एक और चीज दे रखा है, इफ द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द निडल इज 20 एम्पियर मीटर। आपको पोल स्ट्रेंथ दे के रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ जो है, पोल स्ट्रेंथ, इसको मैं QM ले लेता हूँ, पोल स्ट्रेंथ QM ले लेता हूँ, डिनोट कर रहा हूँ QM से। और आप याद रखना मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है, अगर मान लो आपका नॉर्थ पोल है यहाँ पे या साउथ पोल है आपका, तो अगर इसका पोल स्ट्रेंथ जो है वो QM है, तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और उसका पोल स्ट्रेंथ जो है QM है, तो इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, उस फोर्स का फॉर्मूला होता है QM इंटू B, मतलब पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड B है, तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? QM इंटू मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू M इंटू G। हमें B चाहिए, ये जो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, वो हमको चाहिए। द वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, मतलब B चाहिए हमको। तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से? mg अपॉन 2qm। नाउ सी m का वैल्यू 10⁻⁴ है, g का वैल्यू 9.8 है, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय पोल स्ट्रेंथ 20 दे के रखा हुआ है। तो आप यहाँ से देखोगे तो 9.8 डिवाइडेड बाय 40 हो जाएगा, 9.8 डिवाइडेड बाय 40, दिस विल गिव यू 0.245, 0.245 इंटू 10⁻⁴, एक डेसिमल आगे कर दो तो 2.45 इंटू 10⁻⁵ मैग्नेटिक फील्ड है तो टेस्ला आ जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A magnetic needle placed in uniform magnetic field has magnetic moment of 2 into 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है मैग्नेट का 2 into 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर। इट परफॉर्म्स 10 ऑसिलेशंस इन 6 सेकेंड्स। अब देखो आपको यहाँ पे टाइम पीरियड मिल जाएगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। हम टाइम पीरियड का मतलब होता है एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लग रहा है, एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लग रहा है। तो आप टाइम को नंबर ऑफ ऑसिलेशन से डिवाइड कर दो, टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ये एक तरीका है टाइम पीरियड निकालने का। टाइम को नंबर ऑफ ऑसिलेशन से डिवाइड कर दो, तो टाइम कितना लग रहा है बताओ? 6 सेकेंड लग रहा है। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस में कितना? 10 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका एक ऑसिलेशन के लिए 0.6 सेकेंड लगेगा, तो 10 ऑसिलेशंस के लिए 6 सेकेंड लग जाएगा। वही दिया हुआ है, 10 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 6 सेकेंड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है ये आपसे पूछा गया है। ओके तो म्यू का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड का
और आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन यहाँ पे म्यू का वैल्यू अगर दिया है तो टॉर्क दिया हुआ है क्या, क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई एन बी बाय, एक सेकेंड 2 पाई अंडर रूट आई बाई म्यू बी होता है, आई बाय म्यू बी। इसमें से कुछ तो मिसिंग है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में यहाँ पे बात नहीं की गई है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होना चाहिए। देखो इसमें क्वेश्चन चेक किया मैंने तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिसिंग था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आएगा, आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ऐसा है, अ मैग्नेटिक नीडल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हैज मैग्नेटिक मोमेंट 2 × 10⁻² एम्पीयर मीटर स्क्वायर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7.2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है 7.2 × 10⁻⁷ kg मीटर स्क्वायर, इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा। और उसके बाद फिर इट परफॉर्म्स 10 कंप्लीट ऑसिलेशन 6 सेकेंड। तो हमने इसका टाइम पीरियड निकाल लिया। अब आपको चाहिए क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो इसमें सारी वैल्यूज दी, आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए बी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे तो t² इज इक्वल टू 4 पाई² अपॉन म्यू बी आ जाएगा, और यहाँ से आपको b का वैल्यू मिल जाएगा 4 पाई² अपॉन म्यू इंटू t²। बस वैल्यूज डालना है आपको, पाई² का वैल्यू 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई का वैल्यू 7.2 × 10⁻⁷ और उसके बाद म्यू का वैल्यू जो है वो 2 × 10⁻², और टाइम पीरियड 0.6 है तो 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा। बस इसी को आपको कैलकुलेट करना है, लॉग से कैलकुलेट कर सकते हो आप। यहाँ पे मैं कुछ कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कर दूँ, 2 1 2 2 तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 7.2 और डिवाइडेड बाय 0.6 डिवाइडेड बाय 0.6, दैट विल गिव यू 394। ये इसका आंसर आ जाएगा आपका 394 मल्टीप्लाइड बाय, अब 10 का पावर देख लेते हैं यहाँ पे 10 का पावर -7 है और यहाँ पे 10 का पावर -2 है, तो यहाँ पे 10 का पावर -5 हो जाएगा। अब दो डेसिमल यहाँ पे 10⁻² लेके अगर मल्टीप्लाई करोगे इसके अंदर तो 3.94 हो जाएगा, और ये 10⁻³ हो जाएगा टेस्ला। ठीक है, आंसर में आपका 3.948 है, नो प्रॉब्लम। 3.94 × 10⁻³ टेस्ला। तो ये सिंपल था, बस खाली इसके अंदर वैल्यूज डालना था, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A bar magnet of moment of inertia 500 gram centimeter square makes 10 oscillations per minute in a horizontal plane. Now, what is its magnetic moment if the horizontal component of Earth's magnetic field is 0.36 Gauss? चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट आपको देके रखा है, इस बार का वैल्यू जो है वो 500 ग्राम नहीं, अब मैग्नेट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी यूनिट इसका केजी मीटर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है आपका 500 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो, ग्राम का मतलब होता है 10⁻³ kg, और उसके बाद सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर किया है ना, -2 मीटर होता है, स्क्वायर करोगे तो -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा बताओ, 500 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷ kg मीटर स्क्वायर। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका SI यूनिट में आ गया। इसको आप फिर लिख सकते हो, 5 2 0 है यहाँ पे, तो 10⁻⁵ kg मीटर स्क्वायर आएगा। तो ये मैग्नेट का आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे के रखा है। मेक्स 10 ऑसिलेशंस पर मिनट। अब देखो फिर से यही बात हो गई, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आपका 10 है, टाइम आपको 1 मिनट दे के रखा हुआ है। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड्स। तो आपको पता है टाइम पीरियड कैसे निकालना है। टाइम पीरियड में आपको टाइम को नंबर ऑफ ऑसिलेशन से डिवाइड कर देना है। 60 डिवाइडेड बाय 10, इसका मतलब 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में एक ऑसिलेशन हो रहा है, इसलिए 60 सेकेंड में 10 ऑसिलेशन हो रहा है। तो टाइम पीरियड आपका 6 सेकेंड्स दे के रखा हुआ है। चलिए, 10 ऑसिलेशंस इन 1 मिनट। व्हाट इज इट्स मैग्नेटिक मोमेंट? मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है, और आपका जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें ये मैग्नेट आपका ऑसिलेट कर रहा है, उसका वैल्यू 0.36 गॉस है। अगेन आपको गॉस को अगर कन्वर्ट करना है टेस्ला में, तो 10⁻⁴ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टेस्ला में कन्वर्ट हो चुका है।
तो मैग्नेटिक मोमेंट ढूंढने बोला है इस बार, फॉर्मूला वही लगेगा आपका टाइम पीरियड का, t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट आई अपॉन म्यू वी, बस इस बार ढूंढना म्यू है और कुछ नहीं। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन म्यू वी, और इस बार म्यू का वैल्यू आ जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन टी स्क्वायर इंटू वी। सारे वैल्यूज डाल दीजिए, 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁵, 5 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इज 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय बी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0.36 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 4 1s 4 9s यहाँ पे इतना ही कर सकते हैं। उसके बाद आई थिंक आपको लॉग पे जाना पड़ेगा, बाकी मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 0.36 विल गिव यू 15.21। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो 15.21 फिलहाल आया। 10 का पावर देखते हैं, 10 का पावर यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -4 है और कुछ नहीं है, तो 10 का पावर -1 हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 1.521 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट 1.521 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 है 4 है, इतना फर्क चलता है, वो कैलकुलेशन में लास्ट में इतनी चीज़ें आ सकती है। अगर आप लॉग से सॉल्व करोगे तो एक आध डेसिमल में फ़र्क आ सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे डरना नहीं है बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का गायरोमैग्नेटिक रेशियो ढूंढना है। गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो होता है वो E/2m होता है। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इन्होंने अगर दे के रखा है, जो दिया है वही यूज़ करना है, नहीं दिया है तो भाई आपको पता होना चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है अपॉन 2 मास। इलेक्ट्रॉन का मास कितना दिया हुआ 9.1 इंटू 10⁻31, तो यही यूज़ करना है 9.1 इंटू 10⁻31। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0, इसका याद ही कर लो चाहिए तो 1.6 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय, वैसे तो क्वेश्चन आना मुश्किल है ये क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स होता है, तो ये आपका आंसर आ रहा है 0.0879 इंटू 10 का पावर 31 माइनस 19 कितना होता है बताओ। 31 माइनस 19 विल गिव यू 10⁻12। ठीक है, अब यहाँ से 2 0 निकालो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 आगे आ जाएगा 8.79 इंटू 10⁻10 कूलम पर केजी, है ना, कूलम पर केजी इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका गायरोमैग्नेटिक रेशियो आ गया। इसको आप अप्रॉक्सीमेटली 8.8 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। An electron in an atom is revolving around the nucleus in a circular orbit of radius 5.3। देखो एक इलेक्ट्रॉन है, एक एटम में घूम रहा है उस सर्कुलर ऑर्बिट में। सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस दिया हुआ है, तो हम लिख लेते हैं पहले तो रेडियस r इज इक्वल टू 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर with a speed of 2 into 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रिजल्टेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ढूंढना है आपको इलेक्ट्रॉन का। एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी ढूंढना है आपको। इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ है और मास दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, वो तो हमें पता भी है, अगर नहीं भी दिया होता तो। देखो इसका तो फॉर्मूला है सीधा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट EV/2, तो बस ये तो डायरेक्टली आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यही दिया है ना, यस। V आपको देके रखा है 2 इंटू 10⁻6 और R का वैल्यू आपके पास है 5.3 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻11। एक सेकेंड, -11 डिवाइडेड बाय 2 और 2 यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, तो 16 इंटू 5.3, 1.6 इंटू 5.3 विल गिव यू 8.48 मल्टीप्लाइड बाय, देखो ये हो जाएगा आपका 19, ये 6 गया 11 माइनस 5, तो -19 माइनस 5 आई थिंक -24 हो रहा है, तो 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आ गया ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। और क्या चाहिए भाई, और इनको चाहिए एंगुलर मोमेंटम।
तो एंगुलर मोमेंटम निकालने का दो तरीका है, इसके साथ रिलेशन में एक है और एक तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो L इज इक्वल टू एम बी आर इस फॉर्मूले से। तो मास दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31, वेलोसिटी भी है हमारे पास 2 इंटू 10⁻6, तो 2 इंटू 10⁻6, और इसका जो रेडियस है वो 5.3 इंटू 10⁻11, 5.3 इंटू 10⁻11। तो आपका 5.3 इंटू 2, 5.3 मल्टीप्लाइड बाई 2 multiplied by 9.1 will give you 96.46, और that will be equal to 96.46 into 10 raised to, फिर से देखो आपका -31 -11 या -5, तो -31 -5 जो होगा वो -36 हो जाएगा। एक 10⁻⁻1 इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9.646 या 9.65 भी आप लिख सकते हो, 10⁻35 kg न्यूटन मीटर सेकेंड, न्यूटन मीटर सेकेंड। वैसे यूनिट अलग होता है, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या हो सकता है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, आप वो भी लिख सकते हो जो भी यूनिट है। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, मास मतलब kg, इसके फॉर्मूले से आप इसका यूनिट बना सकते हो। वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड, और फिर यहाँ पे मीटर आ जाएगा तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आपका यूनिट हो गया एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन इनसाइड अ करंट कैरिंग टोरॉइड वाइंडिंग इज फिल्ड विथ एल्यूमिनियम हैविंग ससेप्टिबिलिटी 2.3 into 10⁻⁵. What is the percentage increase in the magnetic field in the presence of aluminum over that without it? अब देखो एक्चुअली यहाँ पे आपका टोरॉइड था, टोरॉइड एक्चुअली घूमा हुआ सोलेनॉइड होता है, ये टोरॉइड है मान लो, ठीक है। अब इसके अंदर जब आपने कोई मटेरियल डाल दिया, एल्यूमिनियम का मटेरियल डाल दिया, तो ऐसे केस में इसका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, नहीं इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 2.3 into 10⁻⁵ है, ऐसा दिया हुआ है। जब आप इसके अंदर एल्यूमिनियम का मटेरियल डाल दोगे तो इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाता है। बिना मैग्नेटिक फील्ड डाले, देखो आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B = μ × H होता है ना। तो ये जब आप मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी आपने अपना जो रॉड है वो रॉड डाल दिया, आपने एल्यूमिनियम डाल दिया है, तो म्यू जो है वो एल्यूमिनियम का परमिएबिलिटी है, ठीक है। और आपने जब डाल दिया है तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आफ्टर एल्यूमिनियम, क्या लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम वाइंडिंग इज फिल्ड विथ एल्यूमिनियम हैविंग, ठीक है, आफ्टर पुटिंग एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम डालने के बाद आपका सिचुएशन है, इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड आया है वो बढ़ जाएगा, B = μ × H हो जाएगा। विदाउट एल्यूमिनियम क्या होगा बताओ, विदाउट एल्यूमिनियम, अब विदाउट एल्यूमिनियम ये होगा एक वैक्यूम होगा इसके अंदर, या फिर एयर मान सकते हो। एयर या वैक्यूम के केस में मैग्नेटिक फील्ड आपका म्यू की जगह μ0 आ जाएगा। पर देखो ये परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम है, मतलब एल्यूमिनियम का परमिएबिलिटी। जब एल्यूमिनियम नहीं होगा तो वैक्यूम मान के चलेंगे, एयर और वैक्यूम दोनों हम सेम मान के चलते हैं, तो वैक्यूम की जो परमिएबिलिटी होती है वो μ0 होती है। तो ये पहले वाला मैग्नेटिक फील्ड, ये बाद वाला मैग्नेटिक फील्ड। अब हम चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, डेल्टा B। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बताओ, B - B0, क्योंकि ये ज़्यादा है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, दैट इज इक्वल टू μH - μ0 × H। तो यहाँ से आप μ - μ0 कॉमन ले सकते हो, इंटू H आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका डेल्टा B, इसे नोट डाउन कर लो। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, इन्होंने पूछा क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यही इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा आपका, दिस इज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड। इतना मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड, इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड, इतना मैग्नेटिक फील्ड आपका इंक्रीज हुआ। डालने से पहले बाद में बढ़ गया, दोनों का डिफरेंस ले लिया तो इतना मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, ठीक है। पर इन्होंने परसेंटेज इंक्रीज पूछा है। देखो जब भी परसेंटेज चेंज या परसेंटेज इंक्रीज पूछा जाए तो इसका मतलब इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब जो पहले ही था, इनिशियल पता, इनिशियल ये था, बाद में डालने पर ये हो गया, तो चेंज अपॉन इनिशियल या इंक्रीज अपॉन इनिशियल, ठीक है। जितना चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू से आप उसको डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो,
इसी को परसेंटेज इंक्रीज या फिर परसेंटेज चेंज बोलते हैं, ठीक है। तो डेल्टा बी का वैल्यू क्या था, म्यू माइनस म्यू नॉट अपॉन एच, तो म्यू माइनस म्यू नॉट इंटू एच, और बी नॉट का वैल्यू क्या था बताओ, बी नॉट का वैल्यू म्यू नॉट इंटू एच था, तो म्यू नॉट इंटू एच आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 100 भी करना है, एच और एच गया। अब यहाँ पे देखो म्यू का वैल्यू डाल दो, म्यू का वैल्यू होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, तो ये फॉर्मूला लिखाया हुआ था, आपको याद रखना है। म्यू का वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, जहाँ पे म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी है, माइनस म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट इंटू 100। अब म्यू नॉट को दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ म्यू आर बचेगा, और ये म्यू नॉट कैंसिल होगा तो 1 बचेगा, है ना, दोनों को बांट दिया इंटू 100। अब म्यू आर माइनस 1 क्या होता है, तो फॉर्मूला देखो क्या होता है, 1 प्लस काय, म्यू आर का वैल्यू जो होता है या म्यू आर का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस काय, तो इसका मतलब म्यू आर माइनस 1 क्या हो जाएगा बताओ, काय हो जाएगा, तो इसको काय लिख दो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंटू 100%। काय का वैल्यू क्या है, काय का वैल्यू उन्होंने देखे रखा है 2.3 इंटू 10⁻⁵, सो दैट विल बी 2.3 इंटू 10⁻⁵ इंटू 100%। 100 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2.3 इंटू 10⁻³ 2 0 है ना, यहाँ से हट जाएगा, 10⁻³ बचेगा। बस यही आपका इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड आपका आ गया, ठीक है, 2.3 इंटू 10⁻³ अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.0023 आ जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने एल्यूमिनियम का मटेरियल अंदर डाल दिया तो, ठीक है। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। A rod of magnetic material of cross section 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका एरिया देके रखा हुआ है, रॉड है उसका एरिया देके रखा हुआ है 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0.25 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो, इज लोकेटेड इन 4000 एम्पियर पर मीटर मैग्नेटाइजिंग फील्ड। नाउ मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब होता है एच, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो इस मटेरियल को हमने डाल दिया एच इज इक्वल टू 4000 एम्पियर पर मीटर के मैग्नेटाइजिंग फील्ड में। आगे, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द रॉड इज 25 इंटू 10⁻⁶ वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम 5 से डिनोट करते हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। 25 इंटू 10⁻⁶ वेबर का मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है उस मटेरियल के थ्रू। फाइंड आउट, ये 3 चीज़ें ढूंढनी है आपको, कौन सी, एक तो रिलेटिव परमिएबिलिटी मतलब म्यू आर, सेकेंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब काय, और थर्ड मैग्नेटाइजेशन ऑफ द रॉड, इसका मतलब कैपिटल एम। ये 3 चीज़ें ढूंढनी है आपको, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेना है यहाँ पे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स को एरिया से डिवाइड कर दो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो इसका वैल्यू होगा 25 इंटू 10⁻⁶, एरिया जो होगा वो दे के रखा है 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है ये 1s ये 10s हो जाएगा ना, 100s, तो 10⁻² ये मेरे हिसाब से यहाँ पे आ गया आपका 1, अगर कैलकुलेट करोगे तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा 10⁻², और b का वैल्यू आपका 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब b का वैल्यू आपका 1 टेस्ला आ चुका है। अब इनको चाहिए क्या बताओ, रिलेटिव परमिएबिलिटी चाहिए, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी में अभी आपको b दिया है और h दिया हुआ है, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी डायरेक्ट नहीं मिलेगा, पहले आपको एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ढूंढना पड़ेगा इस फॉर्मूले से, b इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। अब म्यू का वैल्यू डाल दो आप म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और यहाँ से आपको म्यू आर का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू b अपॉन म्यू नॉट इंटू एच, b अपॉन म्यू नॉट इंटू एच, ठीक है। अच्छा, b का वैल्यू 1 आया, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू है यहाँ पे 4000, तो h का वैल्यू आपका 4000 आ गया, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई इंटू, अब देखो ये 3 0 इसमें डाल दो और 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 16 पाई, ध्यान से देखना
और 3 0 यहाँ से चला गया तो 10⁻⁴ बचेगा, 10⁻⁴ ऊपर जाके 10⁻+4 बच जाएगा। और 10⁻+4 का मतलब क्या होता है, 10,000 डिवाइडेड बाय 16 इंटू पाई, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 3.14। अब इसका वैल्यू देखते हैं कितना आ रहा है। यही आपका रिलेटिव परमिबिलिटी का वैल्यू है, दैट इज 10,000 1 2 3 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 3.14, तो ये 199.04 आ रहा है, 199.04। आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 199 ले सकते हो। तो आपको रिलेटिव परमिबिलिटी का वैल्यू मिल गया। आगे क्या करना है आपको, आगे सेकंड क्या ढूंढना है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इस फॉर्मूले से ढूंढ लो, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काय, तो काय इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1, तो 199 माइनस 1 करोगे तो 198 आ जाएगा। तो काय का वैल्यू आपका 198 डायरेक्टली आ गया, सिंपल था। और फाइनली आपको क्या ढूंढना है, मैग्नेटाइजेशन। अब मैग्नेटाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है वो H आपको दिया हुआ है, तो M इज इक्वल टू काय इंटू एच होता है। तो काय का वैल्यू तो 198 आया यहाँ पे, और इसको H के साथ मल्टीप्लाई कर दो। H हमको कितना दिया हुआ है, 4000 दिया हुआ है, तो ये भी मिल जाएगा आपको 4000। तो 198 मल्टीप्लाइड बाय 4000 विल गिव यू 198 मल्टीप्लाइड बाय 4000 विल गिव यू 792000। तो यह जाएगा 792000। अगर आपको डेसिमल में लिखना है 7.92, 1 2 3 4 5 पीछे किया आपने डेसिमल, तो 10⁵ एम्पियर पर मीटर इसका यूनिट होता है। और आपका मैग्नेटाइजेशन भी यहाँ पे आ गया, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, व्हेन अ प्लेट ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर इंटू 0.5 सेंटीमीटर इंटू 0.2 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेड्थ और थिकनेस देके रखा हुआ है, इज लोकेटेड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब देखो ये आपका वॉल्यूम दिया हुआ है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दिया है मैग्नेटिक मटेरियल का, तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है, आपका पूरा वॉल्यूम देके रखा हुआ है। वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हो जाएगा। तो कितना है लेंथ इसका, 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 0.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 0.2, तीनों मिला के सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसको अगर आप देखोगे तो 5 इंटू 0.2 विल गिव यू 5 इंटू 0.2 विल 1 आ जाएगा। हाँ 1 आ जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻² मीटर, पर क्योंकि क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब मतलब 10⁻² का क्यूब करोगे तो 10⁻6 हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम आपका 10⁻6 मीटर क्यूब मिल गया। चलो ठीक है, इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, H इसके अंदर डाल के रखा है 0.5 इंटू 10⁴ एम्पियर पर मीटर का मैग्नेटाइजिंग फील्ड H है। देन अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 0.5, और इसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट लिखेंगे, जो भी मैग्नेटिक मोमेंट आएगा इसके अंदर एम नेट लिखेंगे हम लोग, वो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर आता है, इसके अंदर आ जाता है। फाइंड आउट मैग्नेटिक इंडक्शन इन द प्लेट। तो मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा ये हमको पता करना है। आप देखो यहाँ पे पहली बात तो ये कि टोटल एम नेट दिया हुआ है और उसके बाद आपको वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो इससे तो आपको मैग्नेटाइजेशन एम मिल जाएगा। मैग्नेटाइजेशन एम मिला, एच मिला, तो आपको बी भी मिल जाएगा। तो पहले तो मैग्नेटाइजेशन एम ढूंढ लो, उसका फॉर्मूला क्या है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे 0.5 है, और जो वॉल्यूम आपके पास आया है वो 10⁻6 होगा। तो 10⁻6 ऊपर चला जाएगा तो ये 0.5 इंटू 10⁻6 हो जाएगा, एक जीरो दे दोगे तो 5 इंटू 10⁵ एम्पियर पर मीटर आपका आंसर आ जाएगा मैग्नेटाइजेशन का, ठीक है। और मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू ढूंढना है तो इसका फॉर्मूला होता है μ0H+m, ये एक फॉर्मूला है μ0H+m। तो μ0 का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। H का जो वैल्यू है वो यहाँ पे दिया 0.5 इंटू 10⁴, तो 0.5 इंटू 10⁴। तो एक काम करते हैं, इसका 0.5 ही लेके रखते हैं, नहीं वैसे मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस m का वैल्यू हो जाएगा आपका 5 इंटू 10⁵, ठीक है। ओके चले आगे है आपका 4 पाई इंटू 10⁻⁷। आप एक काम करो, 10⁻³ बाहर ले लो, 10⁻³ बाहर ले लो, तो इधर क्या बचेगा बताओ, इसमें से 10⁻³ गया तो 0.5 इंटू 10 बचेगा, और प्लस 5 इंटू 10⁻² बचेगा। 10⁻³ बाहर ले लिया मैंने,
तो 4 पाई इंटू 10 यहाँ पे बचेगा -4 मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा आपका 5 और प्लस ये हो जाएगा आपका 500। तो 5 + 500 कितना होगा 505। तो 4 पाई इंटू 505 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 4 इंटू 3.14 कहाँ गया 4 इंटू 3.14 multiplied by 505 multiplied by 505 will give you 6342.8 6342.8 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। तो अगर आप 3 डेसिमल पीछे आते हो तो ये हो जाएगा 6.3428। क्योंकि 3 पीछे आए हो तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो 10⁻⁻4 टेस्ला आ जाएगा। या फिर आप एक काम करो 4 पीछे आ जाओ तो ये पूरा हट ही जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो इसको तो कितना हो जाएगा 0.634। एक काम करो 0.6343 कर दो, है ना, अप्रॉक्सीमेटली। तो 0.6343 आपका आंसर आ जाएगा। वहाँ 47 लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये आंसर है आपका। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल स्काई एट 27 डिग्री सेल्सियस। देखो काई ससेप्टिबिलिटी है जब टेम्परेचर का वैल्यू 27 है, आप इसमें 273 ऐड करके, क्योंकि हमको टेम्परेचर जो है केल्विन में ही चाहिए होता है, हमारे इक्वेशन में टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, तो 300 केल्विन होगा। तो 300 केल्विन यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस, तब आपका यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी काई है। एट व्हाट टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी बी काई बाई 3। अब ससेप्टिबिलिटी जब काई बाई 3 हो जाए तो एक काम करो, इसको ऐसे ले लेते हैं, ससेप्टिबिलिटी काई 1 विल बी इक्वल टू काई और टेम्परेचर T1 विल बी इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 27 + 273 विच इज इक्वल टू 300 केल्विन। तो टेम्परेचर T1 आपका 300 केल्विन और काई का वैल्यू काई 1। उसके बाद काई का वैल्यू काई बाई 3 अगर हो जाए तो आपका टेम्परेचर कितना होगा, केल्विन और डिग्री सेल्सियस दोनों में निकाल लेंगे हम लोग। तो ठीक है, फॉर्मूला क्या है बताओ। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए काई का जो वैल्यू होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो काई 2 अपॉन काई 1, या फिर आप ऐसे काई 1 ही लिख लो, तो लिखेंगे कैसे, काई 1 अपॉन काई 2 इज इक्वल टू, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे T2 अपॉन T1 आ जाएगा। काई 1 का वैल्यू काई दिया हुआ है, काई 2 का वैल्यू काई बाई 3 दिया हुआ है, इज इक्वल टू T2 टेम्परेचर हम लोग को ढूंढना है और T1 का वैल्यू 300 केल्विन है, केल्विन में ही लेना है वैल्यू। तो आपका काई गया 3 ऊपर चला जाएगा, 3 इज इक्वल टू T2 अपॉन 300। तो T2 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 900 केल्विन हो जाएगा। तो केल्विन में आंसर आप लिख सकते हो वैसे, लेकिन आपको क्योंकि इन्होंने टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में देके रखा हुआ है तो आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में निकाल लेना चाहिए। 900 केल्विन है तो 900 में से आपको 273 माइनस करना है, तो 900 माइनस 273 विल गिव यू 627। तो ये आपका 627 डिग्री सेल्सियस आंसर आ गया। ये डिग्री सेल्सियस में और ये केल्विन में दोनों निकाल के रखें यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। वैसे आप इसको एमसीक्यू तो थोड़ा सा इसका सोल्यूशन बड़ा है तो आप एमसीक्यू का मान के ना चलो। अगर क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो वो न्यूमेरिकल में ही पूछ लेंगे और कुछ नहीं। क्वेश्चन देखो क्या है, रेक्टेंगुलर मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली हैज़ अ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इक्वल टू टी। एक रेक्टेंगुलर मैग्नेट है, इसका पीरियड टी है। अगर इसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं और फिर ऑसिलेट करवाते हैं, ठीक है। अब देखो इसका लेंथ हम लोग एल मान के चलते हैं, इसका मास जो है वो एम होगा और इसका टाइम पीरियड जो होगा वो टाइम पीरियड लेट्स से इट इज टी, और टी का फॉर्मूला होता है 2π√I अपॉन म्यू बी। म्यू इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा और बी मतलब जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो ये तो फर्स्ट केस हो गया इस मैग्नेट का, ये मैग्नेट इस टाइम पीरियड से ऑसिलेट कर रहा है। नाउ इट इज ब्रोकन इनटू 2 इक्वल हाफ्स each having half of the original length and one piece is made to oscillate freely। अब इसको यहाँ से क्या किया गया, तोड़ दिया गया, 2 आधे आधे पार्ट में तोड़ दिया गया। तो 2 आधे पार्ट में तोड़ के जो ये एक पार्ट इसका बचा है इसको अब ऑसिलेट करवाया जा रहा है।
तो यहाँ पे साफ साफ बात है, पहले तो लेंथ आधा हो जाएगा, दूसरी बार इसका मास आधा हो जाएगा। इसका मास जो है वो अगर हम लोग इसका मास स्मॉल m ले लें, क्या स्मॉल m ले लेते हैं, तो इसका जो मास होगा m डैश दैट विल बी इक्वल टू m/2। इसका मास आधा हो जाएगा, लेंथ आधा हो जाएगा, l डैश लेंथ ले लेते हैं विच इज इक्वल टू l/2, क्योंकि l/2 इधर l/2 उधर चला जाएगा, आधा आधा लेंथ हो जाएगा। अब टाइम पीरियड क्या होगा, इसका जो टाइम पीरियड होगा t डैश, इसमें सब में हम डैश लगाते फिरेंगे, तो t डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई। इसका जो टाइम पीरियड होगा वो t डैश होगा, यही लिख लेता हूँ मैं, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन म्यू इंटू बी, वहीं लिख लो क्या सही रहेगा, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन म्यू इंटू बी। पर देखो क्योंकि मैग्नेट को आधा कर दिया गया है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी चेंज हो जाएगा, और मैग्नेटिक मोमेंट जो नया वाला होगा उसको मैं म्यू डैश ले लेता हूँ। बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को कुछ नहीं होगा जिसके अंदर ये रखे हुए हैं, तो वो तो वैसे ही रहेगा। दूसरी बात, इसका क्योंकि मास भी बदल गया है, लेंथ भी बदल गया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नया वाला आई डैश मान लेते हैं हम लोग, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या मानेंगे, म्यू डैश। हमें क्या चाहिए बताओ, टी डैश अपॉन टी का रिलेशन चाहिए, तो टी डैश अपॉन टी कैलकुलेट कर लो। देखो 2 पाई तो वैसे ही उड़ गया, तो टी डैश अपॉन टी क्या हो जाएगा बताओ, अंडर रूट आई डैश अपॉन म्यू डैश इंटू बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट आई अपॉन म्यू इंटू बी। तो आप देखोगे तो बी और बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आई डैश अपॉन म्यू डैश, ये अंडर रूट ले लेते हैं, आई डैश अपॉन म्यू डैश, और ये म्यू ऊपर चला जाएगा, तो म्यू और ये म्यू डैश नीचे रह जाएगा। क्या कर दिया मैंने, रुको रुको रुको, आई डैश अपॉन म्यू डैश तो ऊपर है ही, और ये म्यू ऊपर जाएगा तो म्यू अपॉन आई बन जाएगा आपका, नीचे आई है ऊपर म्यू, ये म्यू ऊपर चला जाएगा तो म्यू अपॉन आई। इन शॉर्ट इसको आप ऐसे लिख सकते हो, टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू अंडर रूट आई डैश अपॉन आई, आई डैश अपॉन आई मल्टीप्लाइड बाय म्यू अपॉन म्यू डैश, म्यू अपॉन म्यू डैश। इसको इक्वेशन 1 लिख लो। हमको आई डैश अपॉन आई का वैल्यू निकालना है, म्यू अपॉन म्यू डैश का वैल्यू निकालना है, सब्स्टिट्यूट कर देना, तो आपको यहाँ पे टाइम टी डैश अपॉन टी मिल जाएगा। ना देखो म्यू अपॉन म्यू डैश तो आराम से मिल जाएगा, अगर आपने मैग्नेट को आधा काटा है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो जाता है। तो भाई यहाँ पे आपका म्यू जो है नया म्यू डैश दैट विल बी इक्वल टू म्यू अपॉन 2, तो यहाँ से आपको म्यू अपॉन म्यू डैश का वैल्यू मिल जाएगा, म्यू अपॉन म्यू डैश विल बी 2। चलो ये तो मिल गया, म्यू अपॉन म्यू डैश कितना मिला, 2 मिला। अब आपको आई डैश अपॉन आई करना है ना। आई डैश अपॉन आई का मतलब क्या है, आई डैश अपॉन आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सी अगर हम इसके लेंथ, इसके विड्थ को बहुत कम मान के चलें तो ये एक रॉड जैसा हो जाएगा, और ये इस एक्सिस के अबाउट घूमता है। ये रॉड है, रॉड अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। तो रॉड का जो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका फॉर्मूला होता है ml²/12। मान लो कोई रॉड है, इसको अगर आप इस एक्सिस के अबाउट घुमाते हो तो इसका फॉर्मूला होता है ml²/12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पहले तो सब छोटे वाला मैग्नेट का देखते हैं, ml²/12, तो इसका m क्या है, मतलब यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं m डैश l डैश स्क्वायर अपॉन 12 डिवाइडेड बाय ml²/12। m डैश l डैश छोटे वाले का मास और लेंथ है, m और l बड़े वाले का है, तो 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या बताओ, आई डैश अपॉन आई विल बी इक्वल टू m डैश l डैश का स्क्वायर अपॉन m इंटू l। अब देखो m डैश जो है मास आधा कर दिया आपने, m डैश की जगह पे आप m/2 डाल सकते हो, तो मैंने यहाँ पे m/2 डाल दिया, ठीक है। l डैश भी आधा हो जाएगा, तो l डैश की जगह पे आप l/2 डाल दो, तो l/2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय m इंटू l। सो दैट विल बी इक्वल टू m अपॉन 2 l स्क्वायर अपॉन 4 डिवाइडेड बाय m इंटू सॉरी ml² आएगा ना, यहाँ पे ml² आएगा, स्क्वायर है ना, ml² आएगा, तो ml² हो जाएगा कैंसिल, और ये 1/8 बच जाएगा, 1/8। तो आपका आई डैश अपॉन आई जो है वो 1/8 आ गया। तो दोनों चीज़ें मिल गई आपको, इसको हटा देते हैं। तो मैंने बताया था ना, इतना बड़ा आपका
MCQ नहीं पूछा जाता है, इसको उठा के वो डाल देंगे किसी न किसी न्यूमेरिकल वाले पार्ट में। 3 मार्क्स का हो सकता है न्यूमेरिकल, 2 मार्क्स का इतना बड़ा तो नहीं आएगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आएगा तो 3 मार्क्स का ही आएगा। आप देखो म्यू अपॉन म्यू डैश मिला है 2 और आई डैश अपॉन आई मिला है आपको 1/8। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, अब फिर इक्वेशन 1 पे चला जाओ, इक्वेशन 1 पे जाओ और टी डैश अपॉन टी निकाल लो। तो टी डैश अपॉन टी विल बी इक्वल टू अंडर रूट आई डैश अपॉन आई क्या है यहाँ पे बताओ, 1/8 है, मल्टीप्लाइड बाय म्यू अपॉन म्यू डैश क्या है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 2 1 2 4 तो 1/4 का स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 1/2, मतलब टी डैश अपॉन टी का वैल्यू आपका 1/2 आया है। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। समझ गए? चलो लास्ट क्वेश्चन जो एक्चुअली MCQ का ही क्वेश्चन है वो देख लेते हैं बच्चों, और आपका यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल्स भी होता है खत्म। अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब होता है H का वैल्यू 360 एम्पियर पर मीटर होगा। reduces a magnetic flux density, reduces a magnetic flux density मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड 0.6 टेस्ला इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। व्हाट इज इट्स परमिएबिलिटी? परमिएबिलिटी क्या है, इसका इन्होंने यूनिट गलत लिखा हुआ है, पर एम्पियर होगा ये, तो परमिएबिलिटी पूछा गया। परमिएबिलिटी मतलब म्यू, ये तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच आता है, तो म्यू इज इक्वल टू B/H हो जाएगा। B का वैल्यू है 0.6 और H का वैल्यू है 360, इसका मतलब ये 6/3600 हो जाएगा, यानी कि 1/600 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बच्चों फाइनली आपका 11th चैप्टर मैग्नेटिक मटेरियल्स भी यहाँ पे होता है खत्म। ओके, थैंक यू।